हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इग्नू सक्सेस के और एक नए वीडियो में। तो आज ये वीडियो हमारा जो असाइनमेंट सॉल्व का जो सीरीज चल रहा है उसका ये आखिरी वीडियो है। इसके पहले मैंने ऑलरेडी असाइनमेंट 51, 52, 53 और 54 पे बना दिया है। ये हमारा आखिरी है MTT 54। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में आज इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा जो लेटेस्ट चल रहा है 17 का जुलाई 2024 वालों के लिए, उसमें इसका जो क्वेश्चन पेपर है इसमें हम उसका MTT 55 वाला जो क्वेश्चन पेपर है उसको हम निकाल के आगे कैसे करते हैं प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप करके। तो ये उसका क्वेश्चन पेपर हो गया, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं। यहाँ पे सारा मैंने ऑलरेडी मार्क कर दिया, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। आपको क्या करना है, सेम वही प्रोसेस है। आपको क्वेश्चन पेपर लेना है, आपको एक पेंसिल लेना है और अपना एक बुक लेना है, जिस बुक में आपको करना है। जिसको बुक नहीं मिला है अभी तक वो क्या करेंगे, वो ऑनलाइन जाकर बुक का PDF डाउनलोड कर लीजिए। इग्नू का एक वेबसाइट है eGyanKosh.com, वहाँ से जाकर आप उसको डाउनलोड करके बुक को अपने फोन में या लैपटॉप में ओपन कर लीजिए और वहाँ पे जाकर मार्किंग आप कर सकते हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको फिर से सेम आपको इस बुक का इंडेक्स को पहले ओपन करना है। इंडेक्स में आपको सारा चीज़ें मिल जाएगी। ये रहा हमारा इंडेक्स ओपन करेंगे आप और फिर आपको ये क्वेश्चन पेपर देखना है। फिर क्वेश्चन पेपर में जो जो क्वेश्चन दिया है आपको उसको पढ़ना है। ये वाला जो की टर्म है इसको आपको सर्च करना है कि हमारे इंडेक्स में वो कहाँ अवेलेबल है। जहाँ भी मार्किंग होगा आपको उसको आंसर उसी इंडेक्स के अंदर मिलने वाला है। तो सबसे पहले क्या दिया यहाँ पर, साहित्य अनुवाद के महत्व और प्रकृति में चर्चा कीजिए। तो साहित्य अनुवाद हमारा मेन टॉपिक है, इसमें आप सर्च कीजिए। तो ये जो बुक है हमारा, इसमें देखिए 3-4 टॉपिक है। यहाँ देखिए साहित्य अनुवाद, अवधारणा, आयाम, साहित्य की विभिन्न विचारधाराएं, साहित्य अनुवाद, विविध परिप्रेक्ष्य और एक जनसंचार स्वरूप प्रकार, जनसंचार। मतलब इस पूरे बुक में 2 मेन टॉपिक है। एक है साहित्य मतलब लिटरेचर के फील्ड में ट्रांसलेशन का क्या उपयोग है, महत्व है, वो सारा यहाँ बताया इस 3 खंड में। और आखिरी का जो 3 खंड दिया इसमें क्या बताया, हमारा जनसंचार मतलब हमारा जो मीडिया है, मास मीडिया जो है उसके बारे में क्या करते हैं हम लोग, उसमें कैसे हमारा यूज है ट्रांसलेशन का, अनुवाद का, वो सारा यहाँ बताया आखिरी वाले 3 में। यहाँ पे 2 चीज़ें मेन है। तो यहाँ पहला हो गया, पहला क्वेश्चन क्या बोला है, साहित्य अनुवाद के महत्व और प्रक्रिया। ये कि मुझे कहाँ मिला, ये देखिए पेज नंबर 28 मैंने मार्क किया है। तो ये रहा 27 पेज नंबर। यहाँ हेडिंग क्या है, साहित्य अनुवाद महत्व, प्रक्रिया और प्रकार। देखिए डायरेक्टली वो टॉपिक मुझे मिल गया कि साहित्य अनुवाद के महत्व और प्रक्रिया की चर्चा कीजिए। तो आपको ये पेज नंबर 28 में जाइएगा, आपको इसका आंसर वहाँ पर मिल जाएगा आपको। फिर नेक्स्ट, नाटक के अनुवाद में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, साधारण वर्णन कीजिए। नाटक का अनुवाद आपको इसमें सर्च कीजिए, कहीं पर नाटक दिख रहा है क्या, यहाँ पे देखिए जो खंड 2 है उसमें क्या बोला है, साहित्य के विभिन्न विधाएं और अनुवाद। जो हमारा लिटरेचर है उसके अंदर बहुत सारे फिर सब पार्ट होते हैं, कैसे कैसे इसकी एक कविता होता है, एक नाटक होता है, कथा साहित्य है, कथातर साहित्य है, आलोचनात्मक साहित्य है। इन सब का अलग अलग भाग है। ये किसका पार्ट है, ये साहित्य का ही पार्ट है। उसमें से हमारा जो इकाई 6 है उसमें बात किया है नाटक के बारे में, नाटक का अनुवाद। यहाँ पे क्वेश्चन वही पूछा है, नाटक के अनुवाद में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे मेन टॉपिक क्या है, नाटक का अनुवाद मुझे यहाँ मिल गया। अब जब इसको आप ओपन कीजिएगा इकाई 6 को, इसके अंदर भी बहुत सारे सब टॉपिक होंगे। मैं दिखाता हूँ, जैसे 95 पेज नंबर बोल रहा है। अगर आप 95 पेज नंबर पर आइएगा देखिएगा, फिर उसके अंदर में उन्होंने बहुत सारा ये रहा। तो नाटक अनुवाद हो गया टाइटल। इसके अंदर फिर क्या क्या देखिए, नाटक अनुवाद में पाठानुवाद और नाट्यानुवाद, फिर नाट्यानुवाद की चुनौती क्या है, कथा वस्तु, संवाद, भाषा संरचना, रंगमंच, देशकाल। फिर अनुवाद में हिंदी रंगमंच का प्रभाव। तो ये सारा टॉपिक इसके अंदर। यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या बोला है कि नाटक के अनुवाद में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, आपको कौन कौन सा प्रॉब्लम आता है, आप जो फेस करते हो कब, जब आप नाटक का अनुवाद करने जाते हो तब। तो यहाँ पे उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया। ये वाला नाट्य अनुवाद की चुनौती, जो चुनौती है वही हमारा परेशानी हो गया। तो इसमें मतलब 1, 2, 3, 4, 5 में 5 प्रॉब्लम है जो आपको आता है क्या करने में, नाटक अनुवाद करने के टाइम पे आता है। तो आपको क्या करना है, ऐसा नहीं है कि फिर आपको नाटक अनुवाद बोला है तो आपको केवल कथा वस्तु लेके छोड़ दे रहा है, नहीं। आप अगर देखिएगा 6.3.1 मैं दिखाता हूँ आपको खोलकर, ये देखिए 6.3, ये रहा 6.3 में यहाँ पे दिया हुआ है नाटक की चुनौती के बारे में दिया है। पहले आप थोड़ा सा एक इंट्रो दीजिए, नाटक की चुनौती क्या है। यहाँ देखा नाटक के अनुवाद की सबसे बड़ी चुनौती क्या है, नाटक की शिल्पगत विशिष्टता से ही संबंधित है। यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रो दे दीजिए उसके बारे में। फिर उसके अंदर यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट दिया है जिससे आप दिखाया। तो ये है यहाँ पे अंत में लिखा हुआ है नाटक का कौन कौन सा मेन प्रॉब्लम जो आता है, प्रॉब्लम है क्या क्या है। पहला है कथा वस्तु के तौर पर हमें प्रॉब्लम आता है। अब ऐसा नहीं है कथा वस्तु देंगे, यहाँ देखिए इतना सारा इसमें दिया हुआ है। आपको ये पूरा नहीं लिखना, अगर आप ये पूरा लिखेंगे कथा वस्तु के बारे में इतना दूर तो फिर इसी में आपका 500 शब्द पूरा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको हेडिंग देना कथा वस्तु। इसके अंदर क्या करना है, आपको 5 से 6 लाइन आपको लिख देना इसके बारे में, कथा वस्तु क्या है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आता है, 1-2 यहाँ से एग्जांपल आप देकर डाल के लिख दीजिएगा। तो ये हो गया कथा वस्तु। फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, संवाद हेडिंग देखिए यहाँ पे थोड़ा कमी दिया है, इसमें थोड़ा हाफ आप यहाँ लिख दीजिए, संवाद में क्या प्रॉब्लम आता है वो है। फिर क्या है मूल पाठ में क्या प्रॉब्लम आता है, फिर क्या उसका हिंदी अनुवाद में क्या है, अंग्रेजी अनुवाद में क्या प्रॉब्लम है, फिर मूल पाठ में क्या प्रॉब्लम आता है, 1-2 एग्जाम्पल लेंगे। आपको पूरा लिखना, आपको थोड़ा करके लिखना, लेकिन आपको पढ़ना पूरा है। पढ़ के अपने हिसाब से छांट के उसमें थोड़ा सा निकाल के अपने सेंटेंस में उसको लिख दीजिए, अपने वाक्यों में लिखिए। फिर क्या है भाषा के तौर पे क्या प्रॉब्लम आता है वो आपको यहाँ बताना है, एक रीजन हो गया। फिर देशकाल, रंगमंच, अभिनेता के तौर पर यह है। और लास्ट में फिर यहाँ पे देखिए समरी दिया, फिर लास्ट में थोड़ा सा एक समरी दे दिया। मतलब स्टार्टिंग में आपको एक इंट्रो देना है 50 शब्दों में, बीच में जो कंटेंट है वो 400 वर्ड का लिख दीजिए आप, और फिर लास्ट में 50 नंबर का एक कंक्लूजन दे दीजिए। तो आपका ये 500 वर्ड पूरा हो जाएगा, आपका आंसर ये बेस्ट होगा, आपको अच्छा नंबर मिलेगा इसमें। फिर नेक्स्ट में क्या बोला है, श्रव्य माध्यम और अनुवाद पर निबंध लिखिए, है ना। ये मुझे
पेज नंबर 321 में इसका आंसर मुझे मिला है। यहाँ पे 321 दिखा देता हूँ आपको, ये रहा। देखिए डायरेक्ट हेडिंग दिया हुआ है। इकाई 17 में क्या है, श्रव्य माध्यम रेडियो। मतलब पहला 2 क्वेश्चन कहाँ दिया था आपको, पहला 2 क्वेश्चन दिया था साहित्य मैंने लिटरेचर से दिया था, और आखिरी वाला क्वेश्चन कहाँ से दिया आपको, मीडिया जनसंचार से टॉपिक है श्रव्य माध्यम रेडियो का अनुवाद। तो श्रव्य माध्यम का मतलब क्या होता है, रेडियो, है ना, जिसको मतलब सुन के हम बातें को समझ पाते हैं, वो है हमारा रेडियो। तो वो यहाँ पे है श्रव्य माध्यम और अनुवाद। इसमें कैसा है, आप देखेंगे बहुत सारे रेडियो में समाचार आता है, हिंदी में आएगा पहले, फिर इंग्लिश में आएगा, फिर उर्दू में या किसी और लैंग्वेज में आता है। तो वो क्या है, वो लोग ट्रांसलेट करते हैं, सेम न्यूज को अलग अलग भाषा में वो लोग पढ़ के सुनाते हैं हमें। तो वो हमारा क्या है, श्रव्य माध्यम में क्या अनुवाद का इंपॉर्टेंस है वो उसको आपको इस चैप्टर में यहाँ पे बताया गया। आपको यहाँ से वो लिखना है, 10 मार्कर का ये भी है। तो ये पहला 3 हो गया। फिर चौथा बोला है डबिंग और सब टाइटलिंग के अनुवाद में चुनौतियों का साधारण विवेचना कीजिए। ये आपको कहाँ पे मिलेगा। अब ये वाला जो डबिंग और सब टाइटल, ये देखिए यहाँ पे नीचे हेडिंग दिया है, एक यहाँ पे दिया हुआ है डबिंग और सब टाइटल, लेकिन इस 435 में ओपन कीजिएगा, यहाँ पे पूरा बहुत सारे डिटेल में दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए मैंने मेंशन कर दिया है डबिंग के बारे में, पेज नंबर 446 और 455 ये 2 जगह पे दिया। आपको यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके लिखना है डबिंग के बारे में। और फिर सब यहाँ पे देखिए, अगर ये 10 मार्कर का है मान लीजिए, आपको लिखना है 500 शब्दों में। आप क्या कीजिए 250 वर्ड में लिखिए डबिंग के बारे में, और 250 वर्ड लिखिए आप सब टाइटल के बारे में, है ना। दोनों में क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है आपको वो लिखना है। सब टाइटल क्या होता है आप देखेंगे बहुत सारे, जब हम वीडियो देखते हैं मान लीजिए बहुत सारे इंग्लिश मूवी आप देखते हैं, उसका देखिए नीचे में आता है लिखा हुआ, या हिंदी में नीचे लिखा हुआ था, तो लिखा उसको बोलते हैं सब टाइटल बोलते हैं। तो वो आपको उसमें जब हम करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आता है, मान लीजिए किसी वीडियो का काम आप सब टाइटिंग कर रहे हैं, तो वीडियो में जो बात बोला गया आपको नीचे सब टाइटल में वही बात आना चाहिए, उसका मीनिंग वही होना चाहिए। अगर आपने कुछ और वर्ड यूज कर लिया तो वो प्रॉब्लम होता है। जैसे आप देखेंगे अभी के टाइम क्या हो रहा है, बहुत सारी डबिंग चलती है, मतलब जो साउथ की बहुत सारे अच्छे फेमस मूवी है उसका देखा हिंदी में डब होकर आता है ना, पर साउथ में जो डायलॉग बोलते हैं उसका जो मतलब जो क्रश है वो अलग होता है। तो जब हम लोग उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, हम क्या करते हैं हिंदी में उसका मीनिंग थोड़ा चेंज कर देते हैं। तो वो जो चेंजिंग करे वो एक क्या है, हमारा एक चुनौती है, मेरा प्रॉब्लम है। मतलब हमें मीनिंग को ऐसा रखना है हिंदी वालों के लिए भी, ताकि उनको सेम फीलिंग आ सके जो डायलॉग उन्होंने एक्चुअल भाषा में बोला है ना। तो उसको मैच करना, वो सर क्या प्रॉब्लम है डबिंग और सबटाइटल करने के टाइम पे आपको वो सारा बातें यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। बस ये हमारा हो गया थ्योरी पार्ट। अब यहाँ से हमारा हो गया मेन ट्रांसलेट। आपको पता होगा, आपने एक चीज़ कॉमन देखा होगा, सारे जो पेपर है 51, 52, 53 पेपर है, 51 को अगर आप छोड़ दीजिए वहाँ पे सारा थ्योरी है, उसमें कुछ भी आपको ट्रांसलेट करने नहीं दिया इंग्लिश हिंदी वाला। लेकिन बाकी जो 4 पेपर हैं 52, 3, 4 और 5, ये जो 5 पेपर है, ये चारों में क्या है, आपको पहले थोड़ा सा थ्योरी दिया क्वेश्चन, और फिर लास्ट में क्या दिया आपको, मेन जो आपका काम है जो आप ये कोर्स कर रहे हो ट्रांसलेट का वो करना है। तो यहाँ पे फिर से दे दिया एक पैराग्राफ दिया पूरा हिंदी में गधान से, इसको आपको क्या करना है, इंग्लिश का है इसको आपको करना है हिंदी में ट्रांसलेट करना है, अनुवाद करना है सेम टू सेम। फिर पीछे और एक दिया है हिंदी में, आपको उसको करना है इंग्लिश में, है ना। यहाँ पे देखिए ख दिया, यहाँ पे 2 दिया हुआ है एक्चुअली, क और ख, 2 यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे भी देखिए क और ख दिया, तो 2 इंग्लिश में दिया है 2 हिंदी में दिया है, दोनों है 15-15 नंबर का दिया। तो आपको ये वाला काम कैसे करना है, आपको ये वाला मैं अभी फिलहाल तो कर दूंगा, आपको गूगल लेंस से करके दिखा दूंगा, लेकिन बाकी एग्जाम हॉल में तो आपको गूगल लेंस नहीं मिलने वाला, आपको वहाँ पे खुद से करना पड़ेगा। वो क्या कैसे करेंगे, तो वो आपको प्रैक्टिस करना है किताब में, सारा किताब में यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ, आपको वो प्रैक्टिस करके पढ़ कर करना पड़ेगा। बाकी मैं एक डिटेल अलग से वीडियो ला दूंगा जिसमें आपको मैं आपको करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली कैसे आप ट्रांसलेट कर सकते हैं मिनिमम नॉलेज के साथ में भी। तो ये जो अनुवाद का काम है इसको करने के लिए क्या करना है, हमें पहले अपने फोन के स्क्रीन पे आके हमें अपना गूगल क्रोम जो ऐप है वो ओपन कर लेना है। जैसे मैंने आपको पहले ऑलरेडी 4 वीडियो में बता चुका हूँ, सेम प्रोसेस यहाँ भी करना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा हो, यहाँ पे लेंस का, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपका क्या फोन का जो कैमरा है वो आपका ऑन हो जाएगा, और फिर आपको जो असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर है उसको आप नीचे रख लीजिए, और इस तरह से आप सेलेक्ट करके एक क्या अच्छा सा फोटो क्लिक कीजिए। पहले आप फोटो क्लिक कीजिए, जैसे आप फोटो क्लिक कीजिएगा वो जो गूगल लेंस है वो अपने आप क्या करेगा, उसको अगर जिस भी लैंग्वेज दिया उसको वो अपने आप सेलेक्ट कर लेगा। सेलेक्ट करने देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपको आ रहा है यहाँ पर ट्रांसलेट करने का, है ना। आपको इस पर क्लिक करना, आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो क्या वो ऑटोमेटिक उसको ट्रांसलेट कर देगा। ऊपर 2 ऑप्शन आ गया, एक आ गया ऊपर में एक लैंग्वेज आ गया, है ना। तो किससे किस में हुआ है, तो यहाँ पे जो मैंने किया था वो मेरा क्या था, वो मेरा इंग्लिश में था, तो उसको वो हिंदी में करेगा, जो हिंदी था उसको इंग्लिश, वो ऑटोमेटिक लैंग्वेज को डिलीट कर ले रहा है, करके उसको अगले लैंग्वेज कर देते हैं। तो मुझे यहाँ पे क्या करना था, वो इंग्लिश से हिंदी करना। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा, इसको सेलेक्ट करके मैं यहाँ पर हिंदी कर देता हूँ। जैसे आप हिंदी करेंगे तो क्या होगा, जो भी नीचे इंग्लिश में था ये वाला जो पार्ट मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये वाला जो पार्ट था, ये वाला पार्ट देखिए यहाँ पे हिंदी में आ गया, है ना। इसी को मैंने फोटो क्लिक किया था कि वो इंग्लिश से को हिंदी करना। आप इसको क्या कीजिए, यहाँ पे लेके इसको एज ए स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए अपना, ताकि यहाँ पे ये फ़ोन में एज ए गैलरी में ये फोटो सेव हो जाए, और जब आप असाइनमेंट लिखेंगे तब आप इसको निकाल के यहाँ से अच्छे से इसको देख लीजिए, इसमें क्या क्या दिया हुआ नहीं दिया हुआ है, और वो इंग्लिश का एक लाइन पढ़िए, फिर हिंदी का एक लाइन पढ़ के उसको मैच करिए। अगर वो एक्जैक्टली मैच हो तो वहाँ लिखिए, अगर कुछ चेंजेस आपको लग रहा है कि मुझे चेंज करना चाहिए, आप वो चेंज करके वहाँ पे अच्छे से लिख सकते हैं। तो इस तरह से करके आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपका ट्रांसलेशन का जो काम है वो आप गूगल लेंस का हेल्प करके आप कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा MTT 55 का मैंने दिखाया करके। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने अपना असाइनमेंट लिखा था MTT 55 का, वो मैंने कैसे लिखा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा आप देख पा रहे हैं ये मेरा असाइनमेंट जो मैंने खुद का असाइनमेंट लिखा था MTT 55 के बारे में, ये हमारा MTT 55 सब्जेक्ट है। यहाँ मैंने सबसे पहले मैं मैंने एक क्वेश्चन पेपर लगाया है।
क्वेश्चन पेपर लगाने के बाद मैंने अपना जो आंसर है वो मैंने लिखना शुरू किया है। तो सेम मैंने वो ब्लैक पेन ब्लू पेन का यूज़ किया है, मैंने ब्लैक से मैंने क्वेश्चन को लिखा है और नीचे जो है ब्लू से मैंने इसका यहाँ पे आंसर लिखा है। और जहाँ जहाँ पे मेरा ये क्वेश्चन आंसर खत्म हो रहा है उसके बाद मैंने क्या किया, थोड़ा सा गैप हो रहा है ताकि टीचर को मार्किंग करने में यहाँ पे सुविधा हो। तो आपने एक चीज़ नोटिस किया हुआ, ये आज हमारा जो MTT 55 ये हमारा आखिरी असाइनमेंट है ना, जिससे मैंने आपको पूरा प्रोसेस यहाँ पे बता दिया। मैंने इसी तरीके से आपको क्या करना है, अपना असाइनमेंट बनाना है। अगर किसी ने PGDD के अलावा किसी और भी किसी BA MA या कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी जहाँ भी आपने लिया होगा, उसका असाइनमेंट भी सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा। आप ऐसे ही इसका हेल्प लेके वो असाइनमेंट को आप बना सकते हैं। और कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखना है बनाने के बाद, आप इसको बना के क्या कीजिए, आप इसका तो फोटो खींच के स्कैन करके सारा एक अपने पास रख लीजिए PDF बना के, या फिर आप फोटो निकाल के जेरोक्स करा लीजिए। क्यों ऐसा बोलता हूँ, जब आप कई बार क्या होता है, जब हम अपना असाइनमेंट जमा करते हैं इग्नू सेंटर में जाके, तो वो अगर वो असाइनमेंट बाद में नहीं मिलता है, वो कभी मिसप्लेस हो गया, गुम हो गया अगर, तो बाद में फिर आपको मार्किंग को प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर आपने उसका बना के स्कैन कॉपी रखा होगा तो आप बोलेंगे हाँ मेरे पास एक प्रूफ है कि मैंने यहाँ रखा था, और बाद में अगर जरूरत पड़ता है आप उसको फिर प्रिंट निकाल के जमा करा सकते हैं दोबारा टाइम, तो आपका टाइम भी बच जाएगा उसमें। हालांकि इसे जब हम जमा करते हैं जाके, वो मुझे एक स्लिप देते हैं कि हाँ मैंने आपको जमा किया। जमा करने का एक रिसिप्ट का स्लिप देते हैं, वो लेना बहुत जरूरी है। वो लेने से आपको समझ आता है कि हाँ मैंने इस अमाउंट जमा किया। अब या तो ये ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों डिपेंड करता है। अगर बहुत सारे सेंटर है जो ऑनलाइन लेते हैं तो आपको क्या स्कैन करके PDF अपलोड करना पड़ेगा साइट पे, और अगर वो ऑफलाइन ले रहे हैं तो आपको अपने जो नियरेस्ट स्टडी सेंटर है वहाँ जाकर आपको ये जमा करना पड़ेगा। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये हमारा वीडियो यहीं पर आज एंड करते हैं हम। ये हमारा MTT 55 मैंने बता दिया। तो मैंने MTT 51, 52, 53, 54, 55 पाँचों वीडियो मैंने अलग से बता दिया है, सबको मैंने सॉल्व करके बताया है। और वो आप जाके देखिए। मैंने यहाँ पे वीडियो पहले अच्छे से आप एक बार 2 बार देख लीजिए करके, फिर अपना बुक ओपन कीजिए, बुक को रीड कीजिए, वहाँ से अपना असाइनमेंट को बनाइए। ये बहुत जरूरी है कि अपना असाइनमेंट आप खुद से बनाइए, कहीं से आप परचेस मत कीजिए। अगर टाइम का बहुत भी कमी है फिर भी आप कोशिश बनाने का, ये बहुत आपको हेल्प करेगा आपको एग्जाम में सॉल्व करने के लिए, है ना। आपका ये एक्सपीरियंस भी होगा, आपको सॉल्व करने में मदद मिलेगा। और जो आपको कुछ डाउट है अगर इससे रिला हुआ है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगर फिर भी ज़्यादा डाउट है आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, वहाँ मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं बहुत सारा PDF शेयर किया और ये वाला PDF मैं शेयर कर दूँगा, आपको वहाँ से मिल जाएगा, आप जाकर वो डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं मिलते हैं अगले वीडियो में।